सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस जादूगर चैनल पे। पता है आप लोगों को कि साइंस का हम फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के बीच बना चुके हैं, यानी कि फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख चुके होइएगा, उम्मीद करते हैं। आज हम साइंस का लेक्चर नंबर सेकेंड यानी कि लेक्चर नंबर 2 लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर टॉपिक पे आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा, हर चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल मिलेगा, यानी कि साइंस में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी हम लोग करने वाले हैं। आइए क्वेश्चंस आप लोग के बीच रखते हैं। उससे पहले कल जो पढ़े थे उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग के बीच क्वेश्चन भी रखा जाएगा। जैसा कि कल हम ये चीज़ बताए हुए थे कि यह कोई अपारदर्शी सतह है, यानी कि अपारदर्शी सतह कहिए या इसको हम लोग परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। यह कोई परावर्तक सतह है। एक चीज़ आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पे परावर्तक सतह और अपारदर्शी सतह बोलते हैं। अपारदर्शी सतह वैसा सतह हुआ जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वह क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो इसको अपारदर्शी भी बोल सकते हैं आप लोग, परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। अब जो है देखिएगा गौर से, इस पे कोई किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है। आने वाली किरण को हम लोग इंसिडेंस रे यानी कि आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण परावर्तक सतह पे पड़ रही है यानी कि आ रही है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण जा रही है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, हिंदी में इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। दोस्तों, जहाँ तक आपको ये पता होगा कि बीच में इसके एकदम बीचों बीच 90 डिग्री पर एक अभिलंब होता है। 90 डिग्री पर क्या होता है, अभिलंब होता है। ये परावर्तक सतह और इसके बीच, ये अभिलंब के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री इधर भी होगा और 90 डिग्री इधर भी होगा। और जितना ए वाला एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग कल बताए थे आई बोलते हैं, इस एंगल को आर बोलते हैं। आई और आर, इसमें आई और आर का मान क्या होता है, बराबर होता है। आई और आर का मान बराबर होता है, जितना आई होगा उतना ही आर होगा। देखिए गौर से एक चीज, एक कोई परावर्तक सतह था, एक कोई परावर्तक सतह था, इस पर कोई किरण पड़ी, इसके बाद पड़ने के बाद यह क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि परावर्तित हो गया, इसका परावर्तन हो गया। आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर यह जो परावर्तक सतह है, यह परावर्तक सतह है, क्या यह परावर्तक सतह हमेशा इसी तरह से चिकना होगा? यह रुखरा अगर परावर्तक सतह रुखरी है तो क्या यह पॉसिबल नहीं है? क्या यह प्रकाश का परावर्तन रुखरा सतह पर पॉसिबल है कि नहीं है? एक चीज देखिए, यह जो प्रकाश का परावर्तन है तो यह तो हम लोग देखे हैं, यह कोई चिकनी सतह है। चिकनी सतह में हम लोग देखे चिकनी सतह है, ऐसे इसको इधर भी आप लोग देख सकते हैं, कोई चिकनी सतह है यहाँ पे। ये हम कल के क्लास को डिस्कस किए हैं। अब जो है एक चीज आइएगा आप लोग, जैसे कोई रुखरी सतह हम लेते हैं, कोई रुखरी सतह लेंगे, कोई रुखरी सतह इस टाइप से ले लेते हैं, इस टाइप से कोई रुखरी सतह होगा, इस टाइप से कोई
रुखरी सतह होगा। देखिए गौर से, अगर कोई रुखरी सतह है और यहाँ ये कोई रुखरी सतह है, यह जो सतह है रुखरी है, यह जो सतह है इसको हम लोग बोलते हैं चिकनी सतह। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सतह? चिकनी सतह। देखिएगा, यह जो चिकनी सतह है यह क्या है? रुखरी सतह है। तो चिकनी सतह में क्या होता है? चिकनी सतह में जो मेरा इमेज बनता है ना, जो हमारी फोटो बनता है, इमेज बनता है, जो हम फोटो अपना जैसे मिरर में फोटो अपना देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज बनता है, यानी कि इमेज को हिंदी में हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, वह प्रतिबिंब जो होगा इसमें साफ दिखाई देता है। इसमें जो इमेज बनेगा वह एकदम साफ दिखाई देता है जब चिकनी सतह है। तो रुखरी सतह में क्या होता है? इमेज इसमें अगर ज़्यादा रुखरी है, अगर इसका सतह जो है ज़्यादा रुखरी है तो क्या होगा? इमेज एकदम धुंधला धुंधला टाइप से, कभी कभी देखते हो या किसी कहीं कहीं पे देखते होइएगा कि फोटो इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो धुंधला धुंधला बनता है। तो वो रुखरी सतह के कारण ही होता है। अगर ज़्यादा रुखरी सतह है तो इमेज बनता ही नहीं है, और सतह ज़्यादा इमेज रुखरी है तो सतह नहीं बनता है। और सतह ज़्यादा रुखरी है तो इमेज नहीं बन पाता है। अब देखिएगा, इसका एक और कारण होगा। एक और कारण क्या होगा? यह जो इमेज बनने का, इमेज जो बनता है रुखरी सतह और चिकनी सतह में, एक और इसका यह है। चलिए, एक और कारण क्या है? जैसे इस पे अगर कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही है ना, ऐसे आएगी इस टाइप से, और इस टाइप से कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यानी कि ये दोनों प्रकाश की किरण क्या आ रही है? एक दूसरे के समांतर आ रही है। यह जो दोनों प्रकाश की किरण है क्या है? ये दोनों जो प्रकाश की किरण है एक दूसरे को समांतर आ रही है। तो यह जो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा ना, सो एक दूसरे के समांतर ही होगा, एक दूसरे के समांतर ही होगा। आने वाली यानी कि आपतित किरण जब एक दूसरे के समांतर है, तो जो परावर्तित किरण है, ये भी दोनों किरण जो होगा, ये परावर्तित किरण जो है ना, ये भी दोनों किरणें आपस में एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। यह जो बात है वह चिकनी सतह में होती है। लेकिन यही रुखरी सतह की यदि बात कीजिएगा, जैसे कोई भी प्रकाश की किरण सपोज दैट ऐसे आ रही है, कोई भी प्रकाश की किरण सपोज दैट ऐसे आ रही है इस तरह से, और इसके समांतर ही आ रही है, इसके समांतर ऐसे आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे तो ये नॉर्मल इसका होगा, यहाँ पे नॉर्मल इसमें होगा, इसमें भी नॉर्मल क्या होगा? यहाँ होगा। इसके बीच भी कहीं ना कहीं क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन बना करके यहाँ पे हम एक नॉर्मल एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल पे जो है यहाँ पे खींच सकते हैं। ये नॉर्मल हो गया। तो जितना डिग्री के एंगल पे आई है उतना ही डिग्री के एंगल पर यह रिफ्लेक्ट भी करेगी, उतना ही डिग्री के एंगल पर क्या होगी? इसका रिफ्लेक्शन भी ऐसे होगा। जितना डिग्री के एंगल पर ए आई है उतना ही डिग्री के एंगल पे इसका रिफ्लेक्शन, यानी कि आई और आर का मान हम समझे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है। आई और आर, ए आई होगा और ए आर होगा, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब जो है यहाँ से यह जो है फिर यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, एक नॉर्मल होगा, एक अभिलंब होगा, और फिर जो है जितना डिग्री के एंगल पे आई है उतना ही डिग्री के एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी कि परावर्तन भी होगा। यह परावर्तित किरण है, ये अपवर्तित की आपतित किरण, सॉरी ये आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ क्या है कि आपतित किरण जो आ रही थी ना, आपतित किरण एक दूसरे के समांतर तो है, लेकिन आपतित किरण एक दूसरे के समांतर तो है, लेकिन परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण था, ये दोनों क्या है? समांतर नहीं है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। समांतर का मतलब क्या हुआ? दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या हो? समान हो। जैसे रेलवे लाइन की पटरी आप लोग देखते होइएगा, ये
पट्टी जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जैसे सीढ़ी देखे होइएगा इस तरह से रहता है, इसके बीच हर जगह जो होता है ये डंटा जो लगा रहता है समान लंबाई की लगी होती है उस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और लंबाई है और यहाँ पे क्या है, कुछ और है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। जब नहीं होगी तो दूसरा इसमें क्या देखे हैं, दूसरा देखे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरणें अगर एक से ज्यादा किरणें आ रही है तो यदि दोनों किरण समांतर है तो जाने वाली दोनों किरण भी क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन इसमें आने वाली दोनों किरण तो समांतर है, लेकिन जाने वाली दोनों किरण समांतर ना होकर क्या हो जाता है, समांतर हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि परावर्तन जो पॉसिबल है ना, जो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पॉसिबल है चिकनी सतह के लिए भी और उखरी सतह के लिए भी, चिकनी सतह के लिए भी और उखरी सतह के लिए भी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो चिकनी सतह है ना उसके परावर्तन को क्या कहते हैं और उखरी सतह के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं। तो चिकनी सतह में जो परावर्तन होगा उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। इसके परावर्तन को हम लोग बोलते हैं क्या, अनियमित परावर्तन। और इसमें जो परावर्तन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नियमित परावर्तन। इसको जो है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम लोग जाने कि प्रकाश का परावर्तन कोई रुखरी सतह है उसके लिए भी पॉसिबल है और जो चिकनी सतह है उसके लिए भी पॉसिबल है। इस तरह से हम लोग इतने ही बातों को जाने हैं। चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए एक चीज मैंने देखा, एक चीज हम लोग देखे कि यह जो प्रकाश का परावर्तन जो है रुखरी सतह के लिए भी संभव है और चिकनी सतह के लिए भी, अगर कोई चिकनी सतह है उसके लिए भी संभव है। अब दर्पण में भी हम कई तरह के दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिएगा गौर से, देखिएगा गौर से, क्या आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा, क्या यह जो है समतल दर्पण के लिए ही केवल संभव है क्या, यह इसका परावर्तक सतह जिसका समतल होता है वह क्या होता है, समतल दर्पण। तो इसको हम लोग समतल दर्पण भी कह सकते हैं। तो क्या यह प्रकाश का परावर्तन केवल समतल दर्पण में संभव है कि और दर्पण जो अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, इस सब के बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण में इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इस तरह से आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या यह जो प्रकाश का परावर्तन है और किस किस दर्पण के लिए संभव है। कोई भी दर्पण है उसके लिए यह क्या है, संभव है। जैसे देखिए अगर कोई हम अवतल दर्पण लेते हैं और उत्तल दर्पण भी लेते हैं, तो क्या है, इस पे भी प्रकाश ऐसे आएगी, फिर यह जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, इस पे भी ऐसे पड़ेगी, फिर यह क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्रकाश का परावर्तन जो है किसी भी दर्पण और किसी भी सतह के लिए यह क्या है, पॉसिबल है, यानी कि वैलिड है। तो इस तरह से जो है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इसमें एक नोट लिखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसी भी दर्पण का मतलब क्या हुआ? किसी भी दर्पण या इसको लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन सभी, ऐसे लिख दीजिए, किसी भी लिखिएगा उससे अच्छा है कि सभी दर्पण में हो गया। क्वेश्चन में लिख देते हैं समतल, कॉमा अवतल, कॉमा उत्तल। प्रकाश का परावर्तन सभी दर्पण तथा सभी सतहों के लिए क्या है? वैलिड है। सभी सतह का मतलब क्या होगा? रुखरी होना चाहिए या चिकनी होना चाहिए। तो एक आप लोग को नोट है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ये क्वेश्चन कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यदि प्रकाश का परावर्तन किसी रुखरी सतह से हो रहा है तो उसको कौन सा परावर्तन कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे कि अनियमित परावर्तन कहेंगे? तो रुखरी सतह से होता है तो उसको अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर वह प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह से हो रही है तो उसको नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग बोलते हैं। अब हो प्रकाश का परावर्तन, ये भी हमने सीखा कि प्रकाश का परावर्तन सभी दर्पण में संभव है, वो समतल हो, अवतल हो या उत्तल हो, तथा सभी सतहों के लिए क्या है? ये वैलिड है। तो इस तरह से इस नोट को भी आप लोग नोट कीजिएगा। अब आगे हम लोग अगला पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के बीच लिख रहे हैं कि देखिएगा गौर से, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि प्रकाश की किरण सतहों के साथ 35 डिग्री, प्रकाश की किरण सतहों के साथ 35 डिग्री का कोण बनाते हुए, जैसे लिख देते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको लिखेंगे प्रकाश की किरण किरण 35 डिग्री, कितना भी डिग्री ले सकते हैं, 35 डिग्री का कोण बनाते हुए सतह से, प्रकाश की किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए सतह से टकराती है। प्रकाश की किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए सतह से टकराती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करे। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा है प्रकाश की किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए सतह से टकराती है। प्रकाश की किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए सतह से टकराती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हो आपतित, कई बच्चा इसमें क्या करेगा कि वो समझ जाएगा
कि यह कोण जो है कितना है, यह कोण 35 डिग्री है और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है। इसको 35 है, ये 35 दूना 70, सीधा इसका आंसर मार देगा 70। लेकिन 70 जो है क्या है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो है ना 35 डिग्री का कोण बनाते हुए सतह से टकराती है। 35 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए कहां से टकराती है, सतह से। तो सतह ये है ना, इससे टकरा रही है 35 डिग्री का कोण बनाते हुए, इससे टकरा रही है कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, 35 डिग्री का कोण बनाते हुए। जब इससे 35 डिग्री का कोण बनाते हुए टकरा रहा है तो एक चीज अभी हम लोग समझे हैं, मान लेंगे ये कोण अगर सपोज देखिए, इधर देखिए, यहां पे अगर ए एंगल यहाँ पे नॉर्मल है, ए आई है और ए आर है। देखिए अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं, थीटा और प्लस आई का मान कितना होगा। तो ये वाला हम बोले नॉर्मल जो है, नॉर्मल कितना डिग्री का एंगल बनाता है सतह के साथ, नॉर्मल अभिलंब सतह के साथ हो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल सतह के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यह जो है थीटा प्लस आई बराबर 90 डिग्री, इसमें सतह के साथ कितना डिग्री, ये वाला कोण का मान दे दिया हुआ है कितना, 35 डिग्री। ये वाला कोण का मान, तो थीटा का मान इसमें दिया है 35 डिग्री। तो एंगल आई बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब इधर एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 35 डिग्री यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से यदि 35 डिग्री घटाएंगे, तो 90 में से 35 डिग्री घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा कितना, 55 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल आई का मान कितना डिग्री निकल गया, 55 डिग्री। एंगल आई का मान यदि ये 55 डिग्री हो गया, एक कोण का मान यदि 55 डिग्री है तो ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अब यदि एंगल आई और एंगल आर का मान कितना हो गया, एंगल आई भी 55 डिग्री हो गया, एंगल आर भी 55 डिग्री। यही तो पूछा है कि आपतित किरण जो है 100 और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री बन रहा है। तो 55 ये है और 55 ये है, तो 55 दूना कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यही तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह चीज़ आपको अच्छा से क्लियर हुआ होगा। एंगल आई का मान जब 55 निकल गया तो हम लोग ये इसके रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ पढ़े हैं कि आई का मान जितना होगा उतना ही एंगल आर का मान होगा। ये दोनों कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री। ये दोनों यदि 55 डिग्री होगा तो आपतित किरण आई और प्लस आर का मान पूछ रहा है, यानी कि बोला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण यानी कि आई प्लस आर, तो आई प्लस एंगल आई और प्लस एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए गौर से एक चीज देखना क्या है कि यह जो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे यह किरण आपतित हो तो रहा था, आपतित किरण क्या होता था, आपतित हो रहा था, किरण जो है आपतित हो रहा था। लेकिन एक चीज यहाँ पे हो क्या गया है, एक चीज यहाँ पे हो क्या गया है, हुआ क्या है कि यह जो है ना, यह जो है यहाँ पे आपतित हुआ है, लेकिन यह अपारदर्शी होने के कारण यानी कि परावर्तक सतह के कारण यह किरण जो है आर पार इसके नहीं गया है, और आर पार नहीं जा करके यह क्या हो गया, इसको डायरेक्ट यहाँ से यह प्रकाश की किरण परावर्तित हो गया है, यानी कि इसका परावर्तन हो गया है एक ही माध्यम में। यह हवा में यदि आ रहा था तो हवा में ही इसका परावर्तन हो गया, अगर यह पानी में रहता तो पानी में इसका परावर्तन हो जाता।
लेकिन इसका हवा से हवा में अगर आ रहा है तो हवा से हवा में ही इसका परावर्तन हो गया है। तो अब देखिएगा, अगर इसका परावर्तन नहीं होता, क्या होता, अगर इसका परावर्तन नहीं होता, यह किरण परावर्तित नहीं होता, तो हम लोग क्या समझे थे कि प्रकाश की किरण जो होती है ना, वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का प्रॉपर्टीज जब पढ़े थे उस समय हमने पढ़ा था प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हो, इसका अगर परावर्तन नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण सीधा जो है, यह प्रकाश की किरण सीधा जो है ऐसे आता, इस तरह से आता, लेकिन यह जो है इधर नहीं आकर के यह क्या हो गया, यह विचलित हो गया है। इधर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया है कि यह जो है कोई अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ था, इस पे पड़ने के बाद प्रकाश आर पार नहीं गया है और सीधा मुड़ गया हुआ है। अब देखिएगा, यह जो है जैसे देखिए, अगर कोई आदमी है अभी यहाँ से जैसे सपोज डेट यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं या आप ही के पास कोई लड़का आया और आप इधर पढ़ने में भूल गए और उधर आया कोई सामान लेकर के आपके उधर से चला गया तो आप थोड़ा देर के बाद फिर देखे तो कहें कि जा, यहाँ पे एक लड़का था चला गया, यानी कि वो क्या हो गया, वहाँ पे था वो विलुप्त हो गया, उसी समय जो है क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो वहीं जो है यह किरण आना चाहिए ऐसे, लेकिन ऊपरे से ऊपरे चला गया, यह विलुप्त हो गया, यह यानी कि विचलित हो गया। इसी किरण को हम लोग बोलते हैं क्या, विचलित होने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं, इस विचलित हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे कौन सा एंगल, तो विचलन कोण बोलते हैं। इस एंगल को कौन सा बोलते हैं, विचलन कोण। इसका नाम जो होता है इसको इस तरह से सूचित करते हैं, विचलन कोण को हमेशा इस तरह से सूचित करते हैं। यह जो विचलन कोण है, यह जो है ना विचलन कोण है, विचलन कोण, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण को इंग्लिश में जो हम लोग बोलेंगे वह क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। हो, यह जो विचलन कोण है ना, यह जो विचलन कोण है यह क्या है, यह विचलित हुआ कोण है। यह जो कोण है वह क्या है, विचलित हुआ कोण है। इसमें एक चीज आप लोग देखिएगा गौर से, इसमें एक चीज आप लोग क्या देखिएगा कि यह जो विचलन कोण है, यह जो विचलन कोण है इसका मान क्या होता है। एक चीज आप लोग मैथ में पढ़े होगा, बहुत अच्छा तरीका से पढ़े होइएगा कि यह कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई कोण बन रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई कोण बन रहा है तो वह कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हो, देखिए गौर से, यह जो कोण है यह जो है एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, इस पर बना हुआ कोण कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल आई और प्लस एंगल आर और प्लस जो विचलन कोण का एंगल ऑफ डिविएशन होगा यह कितना डिग्री हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। अब एक चीज आप लोग प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से क्या समझे हैं कि जो एंगल आई का मान होता है ना वो एंगल आर के बराबर होता हो। एंगल आई का जो मान होता है वह एंगल आर के बराबर होता है। तो हम एंगल आई प्लस आर के जगह पे हम आई भी बोल सकते हैं, प्लस एंगल ऑफ डेविएशन बराबर 180 डिग्री विचलन कोण। तो आई कितना हो जाएगा, 2i प्लस ये जो साइन दे रहे हैं ये कोण को ऐसे सूचित करते हैं, इस कोण को इस तरीका से हम लोग सूचित करते हैं, बराबर कितना, 180 डिग्री। एंगल ऑफ डिविएशन बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल आई, यानी कि विचलन कोण बराबर एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, 180 डिग्री में से एंगल आई का यदि मान दिया हुआ है उसका 2 गुना करके उसमें से घटा देंगे तो विचलन कोण का मान निकल जाएगा। हो, देखिए गौर से, विचलन कोण बराबर एक फॉर्मूला और भी तो हम लोग कह सकते हैं, विचलन कोण बराबर एक फॉर्मूला और भी बोला जा सकता है। वह क्या बोला जा सकता है, तो वह क्या बोला जा सकता है, तो 180 डिग्री माइनस 2i तो कह दें, और आई और आर का मान बराबर है तो 2r भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एक चीज भी कहा जा सकता है।
अब देखिएगा गौर से, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस एंगल को तो हमने आई कह दिया, इस एंगल को आर कह दिया, इस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कह दिया, यानी कि विचलन कोण कह दिए, तो हो इस एंगल का भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। इस एंगल का नाम क्या होगा? तो इस एंगल को हम लोग जी से सूचित करते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? जी बराबर ग्लांसिंग एंगल। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे छूता हुआ कोण। यानी कि क्या, कौन सा एंगल? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल का मतलब हुआ छूता हुआ कोण। अब देखिएगा गौर से, एक ग्लांसिंग एंगल जो है, ग्लांसिंग एंगल इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? कौन सा एंगल बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल, अब ए जी है, ए आई है, ए जी है और ए आई है, तो जी और प्लस आई का मान यदि हम यहाँ से बोलेंगे तो जी प्लस एंगल आई का मान बराबर हम लोग कितना डिग्री बोल सकते हैं? 90 डिग्री। जी प्लस आई का मान अगर कोई बोलना पड़ेगा ग्लांसिंग एंगल और एक कोण, तभी हम बताए हैं कि अभिलंब के साथ जो सतह होता है, अभिलंब सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री का। तो एंगल आई का मान यदि निकालना होगा तो एंगल आई बराबर 90 माइनस कितना हम लोग जी कह सकते हैं। अब देखिएगा गौर से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण बराबर कितना? 180 डिग्री और माइनस 2 एंगल आई, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 एंगल आई। अब देखिएगा विचलन कोण का मान फॉर्मूला से एक और मान निकल सकता है 180 डिग्री और माइनस एंगल आई का मान कितना निकल गया? यहाँ से 2 है तो 2 यहाँ से लगा दीजिए, 2 इंटू और आई का मान 90 माइनस क्या है? जी है, यही ना है। अब देखिएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2g ये है। अब 180 से 180 को क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। सॉरी, यहाँ माइनस से इसमें गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री अगर घटा दिए तो क्या हो गया? 0 कट गया। तो विचलन कोण का जो मान निकल गया वो 2g के बराबर निकल गया। यानी कि विचलन कोण बराबर हम कितना फार्मूला देखे? 3 फार्मूला देखे। एक देखा हमने 180 डिग्री माइनस 2 एंगल आई, दूसरा विचलन कोण बराबर देखे 180 डिग्री माइनस 2 एंगल आर, और विचलन कोण बराबर दूसरा देखे 2 इंटू ग्लांसिंग एंगल यानी कि जी। तो इस तरह से 3 फार्मूला मैंने जो देखा वो क्या देखा? विचलन कोण के बराबर देखा। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस पे अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए इसको अब हम लोग मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा, प्रकाश की किरण क्या सतह के साथ प्रकाश की किरण सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? सपोज दैट मान लेंगे, कुछ भी हम मान लेते हैं 20 डिग्री का कोण। प्रकाश की किरण सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती हुई 20 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है तो
विचलन कोण का मान क्या होगा? तो विचलन कोण का मान क्या होगा? अब देखिए एक चीज, अब जो है सतह के साथ 20 डिग्री के, एक चीज ध्यान में देखिएगा, अभिलंब के साथ नहीं दिया है इन्होंने, सतह के साथ दिया है। यानी कि प्रकाश की किरण अगर अभिलंब के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता ना, तब हम ए वाला कोण लेते, अभिलंब के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता तब ए कोण लेते, लेकिन सतह के साथ दिया है तो हमको ये ग्लांसिंग एंगल का मान दिया हुआ है। यानी कि ग्लांसिंग एंगल मतलब जी का मान दिया हुआ है कितना? 20 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। तो विचलन कोण का मान एंगल ऑफ डेविएशन बराबर पूछ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। विचलन कोण का मान दिए, ग्लांसिंग कोण का मान दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ विचलन कोण का मान क्या होता है? 2 इंटू 2g होता है, तो बराबर 2 गुने कितना, सीधा बोलेंगे 20 डिग्री, तो 20 दूना कितना? 40, इसका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर निकालना हो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर 180 डिग्री माइनस कितना? 2 इंटू एंगल आई, तो 180 डिग्री और माइनस 2 गुने एंगल आई का मान कितना होगा? अब देखिए, एक ग्लांसिंग एंगल है और ग्लांसिंग एंगल प्लस आई का मान कितना हम लोग जानते हैं? ग्लांसिंग एंगल और प्लस आई का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री के बराबर। तो ग्लांसिंग एंगल का मान दिया हुआ है 90 माइनस कितना? 90 माइनस जी, तो 90 माइनस 90 का जी का मान कितना दे दिया? 20 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। ये हो गया कितना? 70 डिग्री। यानी कि जो आई का मान निकल गया कितना? 70 डिग्री। तो आई का मान 70 डिग्री, तो 180 डिग्री और माइनस 2 गुने कितना? 70 दूना 140, तो ये हो जाएगा कितना? 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया हुआ है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा, इसको मिटाते हैं। एक प्रॉपर्टी यानी कि गुण को देखते हैं, दर्पण के प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए गौर से, एक कोई दर्पण है, इसको समतल दर्पण भी आप कह सकते हैं। इसका परावर्तक सतह क्या है? समतल है। दूसरी बात, इसको अपारदर्शी भी सतह भी आप लोग बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह भी इसको कहा जा सकता है। कई नाम से इसको हम बोल सकते हैं। देखिए गौर से, यहाँ से यदि कोई भी प्रकाश की किरण, इस पे आ रही है और यहाँ से यह क्या हो रही है? लड़ रही है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। अब जो है आगे ये चीज जो है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल को n से डिनोट कर देते हैं, अभिलंब। देखिए गौर से, इस दर्पण का नाम यदि x और y है, इस दर्पण का नाम यदि x और y है, तो यदि हम कर रहे हैं क्या कि इस दर्पण को यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, सपोज दैट यहाँ पे सन है, सूर्य है, सूर्य से कोई भी प्रकाश की किरण यदि निकल रही है, देखिए गौर से, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल करके इस जो है इस अपारदर्शी सतह पे पड़ रही है, या इस परावर्तक सतह पे पड़ रही है। तो यहाँ पे होगा क्या, इस दर्पण को हम थोड़ा सा मोड़ रहे हैं, इस दर्पण को जो है घुमा रहे हैं। इस दर्पण को घुमाएंगे तो ऐसे आएगा, तो इसका मतलब है ये कैसा दर्पण हो जाएगा? इस टाइप से जो है
इतना सपोज दैट इतना हम दर्पण को क्या किए, घुमा दिए, इतना जो है हम घुमा दिए, जो घुमाया वो कितना है, थीटा एंगल पर इसको हम घुमा रहे हैं, इसको जो है थीटा यानी कि थीटा एंगल इसको हम इतना घुमा रहे हैं, इसको घुमा करके ऐसे कर दिए। अब जो यह दर्पण तैयार हुआ इसको हम ले लेते हैं x डैश और y डैश। देखिए गौर से, अगर इसको हम दर्पण को थीटा एंगल पे घुमा रहे हैं, दर्पण को यदि हम थीटा एंगल पे घुमा रहे हैं हो, तो यहाँ पे जो सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है और यह आपतित सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकल के इस पे पड़ रही है, यह तो आपतित किरण है, ये तो आपतित किरण है। तो क्या सूर्य भगवान हम अपने दर्पण को घुमा सकते हैं इधर से उधर, लेकिन सूर्य को हम कभी घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा सकते हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण पड़ रही है वो तो आ ही रही है, तो आपतित किरण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आपतित किरण जैसे आ रही थी वैसे ही आएगी। लेकिन नॉर्मल जो है घूमेगा, अभिलंब जो है क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो अभिलंब घूम करके सपोज दैट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। नॉर्मल जैसे घूमने के बाद इसको मान लेते हैं क्या, एन डैश। ये नॉर्मल जो है, ये नया नॉर्मल जो घूमने के बाद वाला है, ये हो जाएगा एन डैश। एन डैश ये नॉर्मल जो है घूमने के बाद वाला ये नॉर्मल हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसमें जो है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, ये तो थीटा एंगल पे घुमा, ये जो घुमा सो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। ये जो होगा थीटा बन गया। अब रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे था, तो इसको आर रिफ्लेक्टेड रे, इसको डैश के रूप में लिख दीजिए। अब ए रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री के एंगल पे घूमेगा, तो एक चीज आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर दर्पण है, कोई भी अगर दर्पण है, अगर दर्पण को हम कोई भी दर्पण है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है इसलिए क्योंकि इसका परावर्तक सतह समतल है। कोई भी दर्पण है, कोई भी मिरर है, अगर मिरर को, दर्पण को, मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण, दर्पण को यदि हम थीटा एंगल पे घुमाते हैं तो हो नॉर्मल जो है अभिलंब भी कितना डिग्री एंगल पे घूम जाता है, अभिलंब भी कितना एंगल पे घूम जाता है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल, अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ये भी कितना डिग्री पे घूम जाता है, थीटा पे। अब जो है मिरर थीटा पे घुमा तो अभिलंब भी थीटा पे, और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, अभी हम बताएं कि आपतित किरण जो सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है वह कभी नहीं घूमेगी, यानी कि आपतित किरण 0 डिग्री पे, ये थीटा डिग्री, ये थीटा पे एंगल पे, ये भी थीटा पर, ये 0 डिग्री पे घूमेगी, यानी कि ये घूमेगी ही नहीं। और परावर्तित किरण जो है, परावर्तित किरण कितना डिग्री पर घूम रही है, 2 थीटा पे। देखिए इसमें हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। अब आपसे जो है एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पूछ देगा एक नोट में, देखिए नोट में हम लिख रहे हैं, यही चीज बार बार पूछता है कि यदि दर्पण को थीटा एंगल पर यानी कि थीटा कोण पर घुमाया जाता है, अगर दर्पण को थीटा कोण पे घुमाया जाता है तो हमारा जो परावर्तित किरण होगा वो कितना कोण पे घूमेगा, तो ये 2 थीटा पर घूमेगा। तो इसको नोट में लिख सकते हैं हम लोग, यदि दर्पण को थीटा कोण पर, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा पर, 2 थीटा कोण पर घूम जाती है।
तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पे घूम जाती है। हो यदि दर्पण को थीटा कोण पे घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा कैसा होता है। हम समतल दर्पण के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ कहाँ दर्पण को रखा जाता है, तो आपतित किरण, निर्गत किरण, ये सब समांतर होता है। ये सब के बारे में हम डिटेल्स अध्ययन करेंगे। आइए देखिए अगर से अब हम समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए अगर से तो यहाँ पे समतल दर्पण है, कोई यदि एक समतल दर्पण है यानी कि ये प्लेन मिरर है। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। अब समतल दर्पण के बारे में पहले आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर यहाँ पे हमारे आगे यहाँ पे समतल दर्पण है यानी कि जो मिरर जो हम घर में यूज करते हैं वो मिरर जो है यहाँ पे है। यहाँ पे अपना फेस देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं उस मिरर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दर्पण है, यहाँ पे दर्पण है, समतल दर्पण यहाँ पे है। हम जो है दर्पण से सपोज दैट हम दर्पण से कितना 60 मीटर की दूरी पर या 60 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं। यानी कि हम दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं। तो ये दर्पण है, दर्पण से हम खड़े कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा। हम दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे यदि खड़े हैं यहाँ से पर हम 60 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं तो मेरा प्रतिबिंब जो इधर बनेगा, प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा वो भी जो है दर्पण के अंदर जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के अंदर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। देखिए दोस्तों, देखिए गौर से यहाँ पे जो देखिएगा कि ये चीज, यहाँ से एक चीज हमने सीखा। क्या सीखा कि हम दर्पण से जितने सेंटीमीटर या जितने मीटर की दूरी पे खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पे दर्पण में भी मेरा प्रतिबिंब बनता है। हो यहाँ से क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे, क्वेश्चन जो एग्जाम में भी इस तरीका से पूछा जाता है कि सपोज दैट कि हम माना कि हम दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा होकर के दर्पण में अपना फेस देख रहे हैं, तो जो मेरा प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा उस प्रतिबिंब से और हमारे बीच की जो दूरी है वो कितना होगा। हो यदि हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े रहेंगे दर्पण से तो 30 सेंटीमीटर अंदर मेरा प्रतिबिंब भी बनेगा, 30 सेंटीमीटर अंदर मेरा दर्पण में प्रतिबिंब ही बनेगा। तो हमारे और हमारे प्रतिबिंब यानी कि मेरे और मेरे इमेज के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 सेंटीमीटर की हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ से और यहाँ तक मेरा जो प्रतिबिंब बना और जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से लेकर के यहाँ तक जो मेरा डिस्टेंस होगा दर्पण और मेरे बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कितना, 120 सेंटीमीटर। इसी को मीटर में बोलना होगा तो 1.2 मीटर भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से
एक चीज हमने देखा कि हम जितने सेंटीमीटर की दूरी पे दर्पण के सामने खड़े रहते हैं उतने ही सेंटीमीटर की दूरी पे अंदर में दर्पण के अंदर मेरा प्रतिबिंब बनता है। अब एक चीज देखिएगा, जो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह जो है उल्टा नहीं होता, वह जो है उल्टा नहीं होता। उल्टा का मतलब हो गया विपरीवर्तन, इसको जो है विपरीवर्तन भी हम लोग बोलते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता। उल्टा का मतलब कि हम ऐसे खड़े हैं, उल्टा का मतलब क्या हो गया, हम ऐसे खड़े हैं और मेरा जो प्रतिबिंब बनता उल्टा तब होता जब मेरा सर नीचा दिखाई देता और पैर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता। सर नीचा दिखाई देता, पैर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता, तो वह हो जाता उल्टा। लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। वह जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे देखिए समतल दर्पण में सबसे, जैसे मान लीजिए आप आर इस टाइप से लिख लीजिए और समतल दर्पण के आगे लगा करके देखिए, आपको आर जो है ऐसा नहीं दिखाई देगा, उसमें जो है पार्श्व रूप से उल्टा दिखाई देगा। यानी कि पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब क्या हुआ, पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब क्या हुआ कि बायां भाग वाला प्रतिबिंब दायां भाग में और दायां भाग वाला प्रतिबिंब बायां भाग में यदि दिखाई देता है तो वह हो गया क्या, पार्श्व रूप से उल्टा। वह हो गया पार्श्व रूप से उल्टा। तो इसमें एक चीज आप लोग देखिएगा, लेफ्ट वाला प्रतिबिंब राइट में दिखाई देता है, ये पूरा लिख देते हैं। लेफ्ट वाला किधर दिखाई देता है, राइट में, और राइट वाला प्रतिबिंब जो है वो किधर दिखाई देगा, सॉरी राइट वाला चीज लेफ्ट में और लेफ्ट वाला चीज किस में दिखाई देगा, राइट में। समतल दर्पण के बारे में 2 पॉइंट देखे हैं कि हम जितने सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से खड़े रहते हैं उतना ही सेंटीमीटर पर दर्पण के अंदर में मेरा प्रतिबिंब बनता है। एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, आप गौर से इस चीज को समझ जाइए कि आभासी इसी को काल्पनिक भी बोला जाता है। इंग्लिश में हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, और जो रियल होता है इसको इंग्लिश में वास्तविक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रियल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। 2 पॉइंट है, आभासी और रियल। देखिए गौर से कि जैसे रियल इमेज कैसा इमेज हुआ, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं हम एक कैमरा लेकर के हम अपना फोटो खींच लिए और फोटो खींच करके जाए स्टूडियो में जा करके ये फोटो को निकलवा लिए, तो वो हो गया मेरा क्या, रियल इमेज। अब आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब जैसे दर्पण के सामने हम खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, हम चले गए, हम गए वहां पे मेरा प्रतिबिंब बना, लेकिन जब हम वहां से हट गए तो फिर जब तक हम दोबारा उस जगह पे आएंगे नहीं तब तक मेरा प्रतिबिंब कभी भी आ ही नहीं सकता। तो वो हो गया आभासी प्रतिबिंब, वो हो गया क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो इसका सबसे मेन चीज हुआ, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जो रियल वास्तविक प्रतिबिंब है इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं इसे। जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो रियल और आभासी का मतलब आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा इससे। अभी हम बताएं कि लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट में, इसको हम बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा, बोल दीजिए पार्श्व रूप से उल्टा, या इसी को बोलते हैं पार्श्व विपरीवर्तन। अब देखिए गौर से
अब देखिए अगर से इसमें लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, एक चीज और समझिएगा कि कोई भी प्रतिबिंब यदि वह आभासी बन रहा है ना, कोई भी प्रतिबिंब यदि वह आभासी बन रहा है तो वह प्रतिबिंब जो होगा हमेशा आभासी यदि बनेगा तो एक चीज समझिएगा, हमेशा यह जो होगा ना सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वह जो होगा हमेशा वास्तविक यदि बन रहा है तो हमेशा वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। कोई भी प्रतिबिंब यदि आभासी है, आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो आप गौर से समझ जाइएगा वह प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, तो हमेशा सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा। अब गौर से देखिएगा कि इसका जो कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो हो अब तक जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वह समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, लिखेंगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा सीधा कौमा आभासी, इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं, आभासी, हमेशा सीधा आभासी तथा वस्तु के समान आकार का होता है। यह किसमें पर है, समतल दर्पण में। ऐसा समतल दर्पण में होगा कि वस्तु से समान आकार का ही हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा आभासी तथा वस्तु के समान आकार का होता है। इसको और इधर से लिखना चाहेगा तो आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी तथा वस्तु के समान आकार का होता है। दूसरा पॉइंट एक और हम लोग क्या सीखे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से कैसा होता है, उल्टा होता है। इसको लिख सकते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण में ये चीज सब होता है। अब देखिए अगर से यहाँ से क्वेश्चन जो है हम आप लोग से पूछ सकते हैं, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि यदि हम दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, यदि हम दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, यदि हम 20 सेंटीमीटर और आगे चलते हैं, 20 सेंटीमीटर और आगे चलते हैं, तो हमारे और दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी? हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिएगा हम दर्पण से कितना सेंटीमीटर का पर पहले खड़े थे, 60 सेंटीमीटर पर, लेकिन 20 सेंटीमीटर और आगे चले तो इधर कितना आगे चले 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण से जो है हम कितना खड़े होंगे दूरी पर, तो 40 सेंटीमीटर के, क्योंकि 20 तो हम चल गए आगे, अब आगे 20 चले गए तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं। अब जो है मेरा
दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी जो है कितना 40 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा होगा प्रतिबिंब। तो वह प्रतिबिंब और हमारे बीच की जो दूरी होगा कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि दोनों ओर से 20-20 घटेगा, नहीं कि एक तरफ से ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग घबराइएगा नहीं। एक तरफ से अगर 20 कमाने के लिए बोल रहा है तो यह 20 इधर से भी कम जाएगा, क्योंकि दर्पण भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा दर्पण भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा प्रतिबिंब भी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब जो है देखिए एक क्वेश्चन जो है यहां से और बनता है नोट में कि यदि हम हैं 170 सेंटीमीटर का, हम हैं कितना 170 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर जितना भी हो, हम यदि 160 सेंटीमीटर का है, तो हम अपना अगर पूर्ण प्रतिबिंब यानी कि हम अपना पैर से लेकर सर तक किसी दर्पण में देखना चाहते हैं, पैर से लेकर सर तक किसी दर्पण में देखना चाहते हैं, तो हमको कम से कम क्या हम ये चीज मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि कम से कम कितना सेंटीमीटर का दर्पण की जरूरत होगी जो मैं अपना पूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकता हूं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, कम से कम जो प्रतिबिंब की लंबाई होना चाहिए, जो वस्तु की लंबाई होना चाहिए, उस लंबाई से आधी होनी चाहिए। तो वस्तु की लंबाई 160 है, तो 2 से 80 सेंटीमीटर का अगर दर्पण है तो हम अपना पूर्ण प्रतिबिंब जो है देख सकते हैं। तो नोट में एक चीज आप लोग लिख सकते हैं कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आधा से ज्यादा यदि होगा तभी भी हमको पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। चलिए इसको जो हम लोग मिटा रहे हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, समतल दर्पण की खास पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए दो कोई समतल दर्पण है, दो कोई यदि समतल दर्पण है, इसको हम 60 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं। दो दर्पण को हम कितना डिग्री पे रख रहे हैं, दो दर्पण को हम कितना डिग्री पे रख रहे हैं 60। देखिए दो दर्पणों को हम कितना डिग्री पे रखे हैं 60 डिग्री पे रखे हैं। दो दर्पण है जिसको हम 60 डिग्री पे रखे हैं। देखिए अगर से
अब इसके समांतर हम एक प्रकाश की किरण को जो है, इसके समांतर हम एक प्रकाश की किरण को इस पे आपतित कर रहे हैं, इस पे ला रहे हैं। तो इसके समांतर यदि है तो सपोज ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये जो है आएगा। यहाँ पे यदि अभिलंब होगा तो एक कोण जितना होगा उतना ही इस कोण का भी मान होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है। तो यह तो आपतित किरण है, ये जो है इंसिडेंट रे है, और ये जो है क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इससे प्रकाश की किरण कोई निकलेगी, इससे कोई प्रकाश की किरण इस तरीका में जो है क्या हो रही है, निकल रही है। तो इस तरीका में यदि कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है, देखिए अगर से यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण निकल रही है तो ये ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिएगा ये जो है प्रकाश की किरण आने वाली थी तो आपतित किरण, ये लौटने वाली है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो फिर ये जो है इस पे पढ़ने के बाद फिर ये बाहर निकल रही है तो इसको कौन सा किरण बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, निर्गत किरण। इसको इमर्जेंट रे, निर्गत किरण यानी कि इमर्जेंट रे। ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीका से। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक चीज हम क्या देखे हैं, यहाँ पे एक चीज हम देखे क्या है, कि एक दर्पण के समांतर हम कोई आपतित प्रकाश की किरण को ला रहे हैं। एक दर्पण के समांतर कोई प्रकाश की किरण दूसरे दर्पण पे डाल रहे हैं, यानी कि एक दर्पण के समांतर कोई प्रकाश की किरण दूसरे दर्पण पे पड़ रही है। तो निर्गत किरण, आपतित किरण एक दर्पण के यदि समांतर है तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के भी समांतर है। देखिए गौर से, यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, इस टाइप से हो जाएगा। तो यह भी क्या है, दूसरे दर्पण के समांतर हो जाता है, ऐसा रूल होता है। रूल क्या कहता है कि पहला दर्पण जिसका नाम है सपोज दैट, पहला दर्पण M1, दूसरा दर्पण M2। अगर M2 जो है पैरेलल है किसके, इंसिडेंट रे के, M2 पैरेलल है इंसिडेंट रे के, तो जो इमर्जेंट एंगल है जिसको ER बोल सकते हैं, जो इमर्जेंट एंगल है तो M1 भी पैरेलल हो जाएगा किसके, इमर्जेंट एंगल के। यानी कि इंसिडेंट रे पैरेलल है M2 के तो इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाएगा M1 के। इसको लिख भी सकते हैं हम लोग, यदि दो दर्पणों को 60 डिग्री पे 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो आपतित किरण, आपतित किरण एक दर्पण के आपतित किरण एक दर्पण के रखा जाता है तो आपतित किरण यदि एक दर्पण के समांतर हो तो निर्गत किरण भी दूसरे दर्पण के समांतर हो जाती है। तो निर्गत किरण भी दूसरे
तो निर्गत किरण भी दूसरे दर्पण के समांतर हो जाता है या हो जाती है। हमको नहीं लग रहा है इसमें आप लोग को कोई कहीं से डाउट होगा।